हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति। उसकी प्रश्नावली 11.1 को पूरा करने से पहले मैं इसके जो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर दें और उसके बाद क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो मेन टॉपिक आज मतलब चीज़ें हम एक्सरसाइज के हिसाब से हम सीखेंगे। अभी हम जो पहले सीखेंगे वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ठीक है, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होती है वो चीज़ हम जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सो देखो, अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, अगर आपके पास एक लाइन है, देखो क्या चीज़ें हो सकती हैं। 3 डायमेंशन में आपको फिगर बनानी है, जैसे 3 डायमेंशन ये, ठीक है, ये डायमेंशन को हम y बोलते हैं। ये हमारा x निर्देशांक है, ये y के लिए होता है और ये zx के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या है, हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है। ठीक, तो ये जो लाइन, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ओ सेंटर है, ओरिजिन है। ये एक लाइन है जो यहाँ से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट पी हो गया जिसके निर्देशांक मैंने लिख दिए एक्स वाई जेड। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बताता है कि जैसे 2 डायमेंशन में पढ़ते 2D में पढ़ते एक्स और वाई होता था, एक्स दिशा में कितना गया, वाई दिशा में कितना गया, वही हमारा पॉइंट होता था। ये जो पी पॉइंट है वो एक्स वाई जेड मतलब तीनों डायरेक्शन में कितना चल के गया वो हमें बता रहा है। तो ये जो लाइन है, ये एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, वाई के साथ कुछ एंगल बना रही है यहाँ से, ठीक है ना, और जेड दिशा में कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है ना, एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही है, ये एंगल हुआ, ठीक है, और इस एंगल को हम अल्फा बोल देंगे। ये वाई एक्सिस है ना, वाई के साथ कुछ बना रही है, इसे हम बीटा बोल देंगे। और ये जो लाइन है ये जेड के साथ कुछ एंगल बना रही है, इसे हम गामा बोल देंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, गामा बोल देंगे। तो एक्चुअली जो दिक कोसाइन होते हैं उनको क्या कहा जाता है वो आपके एनसीईआरटी में सरल शब्दों में लिखा हुआ है। आप ये चीज़ कक्षा 12 में पढ़े हों आप, इससे पहले वाले चैप्टर में 10 में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में, वहाँ पे भी मैंने डिटेल में समझाया था। तो देखो यहाँ लिखा है, यहाँ कीजिए, मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा, ठीक है, एल द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा बनाए गए कोण दिक कोण कहलाते हैं। ये जो हमारे कोण है ना बच्चों, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा मूल बिंदु के साथ जा रहा है। ये हमारा मूल बिंदु है, ये मेरी रेखा है, ये रेखा मेरे, इसका नाम क्या है, एल है। तो ये जो कोण है अल्फा, ठीक है, और ये जो बीटा और ये जो गामा है, इसे हम दिक कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, दिक कोण। इन कोणों की कोसाइन, जिसको हम कहते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसे कहा जाता है दिक कोसाइन रेखा का। इसे क्या कहा जाता है, दिक कोसाइन कहा जाता है रेखा का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है दिक कोसाइन, जिसको हम LMN से प्रसिद्ध करते हैं। तो दिक कोसाइन, दिक कोसाइन क्या हो जाता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, ये हमारे दिक कोसाइन होते हैं। तो दिक कोसाइन ये जो हम ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो दिक कोसाइन सिर्फ यही नहीं होता है, इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हो। ठीक है, इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हो। जैसे अगर इधर आओगे ना, ये पूरी लाइन जो बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल पाई बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा, पाई में से आपको अल्फा माइनस करना होगा। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, इधर इस तरफ उल्टा जाओगे,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पाई होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अल्फ़ा माना है, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ हो जाएगी पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ऐसे इधर हो जाएगा पाई माइनस बीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस गामा। तो जो दिक कोसाइन होते हैं आपके सेट में होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, दिक कोसाइन आपके पेयर में होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछ भी सकता है। तो दिक कोसाइन पेयर में चलता है, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दो है उसकी, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं, ये पेयर में रहते हैं, जोड़े में होता है। कोई आपसे पूछ भी सकता है। मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसे आएंगे, देखो जो दूसरा एल होगा वो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, एम की जगह आ जाएगा कॉस पाई माइनस बीटा, और एन की जगह कॉस पाई माइनस गामा। ठीक है, और आपको सूत्र पता होगा अगर, और हाँ बच्चों, अब मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, वो चीज़ आप जरूर देखना। कॉस अल्फ़ा है, सो अगर कॉस पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, 180 में और 360 में चेंज नहीं होता। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, अल्फ़ा है यहाँ अल्फ़ा रहेगा। 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, 180 माइनस अल्फ़ा पर, ये सब मैंने वीडियो में बता रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वीडियो की पेज है, आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। 180 माइनस अल्फ़ा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ बात हो रही है कॉस की, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सब कुछ सेम है, देखो कॉस यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा ही है लेकिन नेगेटिव का है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ये नेगेटिव कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा नेगेटिव के कॉस बीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव के कॉस गामा। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन में होते हैं और इसलिए ये पेयर में होते हैं, प्लस के एल माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो बात हो गई दिक कोसाइन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दिक अनुपात की। दिक अनुपात की, अब एक चीज़ नोट कर लेना बच्चों, यहाँ नोट कर लो। जो दिक अनुपात होता है, सिंपल शब्दों में बताऊंगा, दिक कोसाइन, ये फिक्स्ड होते हैं। ये क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस है, फिक्स्ड है। लेकिन जो दिक अनुपात है वो कभी फिक्स नहीं होता, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कैसे, क्यों फिक्स नहीं होता। दिक अनुपात फिक्स्ड नहीं होते, मतलब बदलते रहते हैं, कई सारे मान हो सकते हैं, फिक्स्ड नहीं होते। सिंपल शब्दों में लिखा रहा हूँ जिसे आप हमेशा याद रख पाओ। ठीक है, दिक कोसाइन हमेशा फिक्स्ड होता है। प्लस माइनस एल फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि प्लस माइनस एल है, प्लस माइनस एम है, प्लस माइनस एन है। लेकिन जो दिक अनुपात है वो फिक्स नहीं होते हैं। अब दिक अनुपात होते क्या है अभी पता लग जाएगा। दिक अनुपात, अगर आपके पास तीन चीज़ है, ए बी सी, ए बी सी तीन क्वांटिटी, इसे आप दिक अनुपात बोलते हैं। और ये रेखा के समांतर लिया जाता है, जो आपके पास रेखा है ना एल एम एन, उसके समांतर लिया जाता है। ए अपॉन एल, बी अपॉन एम, सी अपॉन एन, इनके समांतर ये चीज़ लिया जाता है। और इसे किसी चीज़ के बराबर मान लो, के बराबर मान लो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये जो ए बी सी है ना, इसे कहा जाता है, ये जो तीन चीज़ है ये अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग ए बी सी कुछ भी अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से ये फिक्स्ड नहीं होते, ये बदलते रहते हैं, ये यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और यहाँ से आपको देखो, इसको अगर इसके बराबर लोगे तो ए बराबर आ जाएगा एल के, बी बराबर आ जाएगा एम के, और सी बराबर आ जाएगा एन के। ठीक है, और आप जानते हैं इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर का मान 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ से आप एल एम एन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, रखो, एल का मान क्या हो जाएगा, ए बट्टा के, एल का मान क्या हो जाएगा, ए के बट्टे में के, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ बी के बट्टे में के, यहाँ सी के बट्टे में के।
ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर, सबके बट्टे में के स्क्वायर था, तो ये के स्क्वायर आ गया 1। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा, अगर आपको के का मान निकालना है ये इधर आ जाएगा, तिरछे गुणा करोगे ये बट्टे में आ जाएगा ना, तो के का मान क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का मान एक के बट्टे में ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से के का मान आ जाएगा प्लस माइनस, वर्गमूल करोगे एक का वर्गमूल एक, और ये अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये के का मान मिल गया, ये के का मान मिल गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अब एल का मान निकालना है, ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है बेटा, ए बट्टा के, ये के का मान तुम्हें मिल चुका है, यानी कि अगर तुम यहाँ पर के का मान रख दोगे तो प्लस माइनस ए के बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ से कि अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियो पता है, ये हमारे क्या होते हैं, डी आर होते हैं, डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात। अगर दिक् अनुपात पता है तो उनकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी सी निकाल सकता हूँ। ये क्या होता है, एल, डी सी मतलब डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये हमारे डी सी हैं, है ना, ये मैं निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं एल का मान निकल गया, अब मेरा एम का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस यहाँ से बी बट्टे में आ जाएगा ये चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन का मान क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस सी के बट्टे में ये चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ भी आपकी आराम से बन गई। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ क्या है टॉपिक, रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। वो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, एक होता है। ये चीज़ संबंध हम पहले से ही जानते हैं, ये है मेरा संबंध। ठीक है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। अब क्या है ना बेटा, और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, नोट करके लिख लेना, नोट, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लो x1 y1 z1, इसका है x2 y2 z2। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है, और इसका आपसे बोल दे कि भैया दिक् अनुपात निकालो, क्या निकालो, दिक् अनुपात। इसका नाम कि भैया दिक् अनुपात निकालो पी क्यू का। प्रश्नावली 10.1 में जितनी चीज़ें हमें चाहिए ना वही मैं बता रहा हूँ। तो दिक् अनुपात ए बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, बी बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और सी बराबर क्या हो जाएगा, z2 माइनस के z1। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी सी पता है तो एल एम एन भी हम आराम से निकाल सकते हैं, और एल एम एन का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्नावली में। देखो बच्चों, प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन है ना उसी इस पर आधारित सारे उदाहरण है। तो उदाहरण फिलहाल पहले प्रश्नावली देखो मेरी, मैं आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और उसके बाद उदाहरण आप हंसते हंसते कर दोगे, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। जितने 5 उदाहरण है ना, 5 ही क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन पर आधारित एक उदाहरण पीछे बैठा है। एक क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे तो उस पर पीछे मिलता जुलता उदाहरण आपको पीछे दिख जाएगा। और उदाहरण मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली करा दूंगा, उदाहरण आप खुद ब खुद कर लोगे, और उदाहरण तो पहले से ही सरल है, पूरा सॉल्व है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो प्रश्नावली कर दें, और उदाहरण मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है बेटा, पहले से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। देखो क्या रहे प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि एक रेखा x, y और z के साथ क्रमशः इतना इतना इतने के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी क्या करनी है, हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। चलिए दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं।
प्रश्नावली। ग्यारह दशमलव में क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्या बोल रही है कि एक रेखा, देखो ये मेरा x, ये मेरा y और ये मेरा z, ये एक रेखा गई है यहाँ से, ये रेखा है, ठीक है। ये जो रेखा है x दिशा के साथ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x के साथ जो कोण बनाती है वो कोण हमें दे रखी है 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रही है कि ये जो रेखा है y के साथ जो कोण बनाती है वो हमें दे रखा है 135, ठीक है। और z दिशा के साथ जो कोण बनाती है वो हमें दे रखा है 45, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो हमसे बोल रहा है इसकी दिक् कोसाइन क्या होगी, ठीक है, इसकी दिक् कोसाइन क्या होगी। चूंकि दिक् कोसाइन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है आपका एल एम एन, ठीक है, एल एम एन होता है। सो देखो बच्चों हमारे पास एल एम एन क्या हो जाएगा, और यहाँ पर जो कि दिया है करके लिख दो अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है 135 डिग्री और गामा दे रखा है 45 डिग्री। और आप जानते हो एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, ठीक है, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा, ठीक है। मान रखते हैं कॉस अल्फा हमारे पास है 90, ठीक है, और कॉस बीटा 135 और एन कॉस गामा है 45। कोई दिक्कत ही नहीं है इन एंगल्स में। तो कॉस 90 का मान होता है 0, एल का मान आ गया 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 135 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो तोड़ के लिखना पड़ेगा, कॉस 180 - 45, ठीक है। और कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, एन का मान आ गया। बस इसका बचा है कॉस पाई माइनस थीटा, 180 मतलब पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के 1/√2 एम का मान। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अतः दिक् कोसाइन लास्ट में लिख दोगे, अतः दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, पहला आपका 0 था, दूसरा आपका माइनस के 1/√2 आया और तीसरा आपका 1/√2 आया। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अच्छा जी, ठीक है। सो देखो आपको दिक् कोसाइन फिर ज्ञात करना है, लेकिन सबके सब समान कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है। ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है मेरा L, ठीक है, वो इसके साथ और इसके साथ समान कोण बनाती है। माना ये अल्फा कोण अल्फा कोण बनाती है, सबके सब सेम टू सेम कोण बनाते हैं। ऐसा कुछ फिगर समझ लो, ऐसा है, ठीक है। माना रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ अल्फा कोण बनाती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको पता है एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, और अल्फा की जगह अल्फा ही है।
m बराबर होता है कॉस बीटा और बीटा की जगह पे भी अल्फ़ा है, और n बराबर होता है कॉस गामा, गामा की जगह पे भी अल्फ़ा है। तीनों चीज़ सेम दे रखी है। एंड हम जानते हैं, वी नो दैट, तुम क्या जानते हो बेटा, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान जो होता है वो एक होता है, और एल का मान हमारे पास क्या है बेटा, कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ रखेंगे कॉस अल्फ़ा, ऊपर है स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। स्क्वायर है तो ऊपर लगा दिया। कितने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, 3, तो ये हो जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1। ये 3 गुणे में इधर आके बेटे में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1/√3। कॉस अल्फ़ा आ गया 1/√3। अतः दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे, दिक कोसाइन आपका हो जाएगा एल एम एन, सबके सब यही है, एल भी वही है, एम भी वही है, एन भी यही है, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि एक रेखा के दिक अनुपात इतने हो तो दिक कोसाइन क्या होंगे। मतलब ABC दे रखा है, आपको 11 निकालना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है हमें, दिक अनुपात दे रखा है। दिक अनुपात क्या दे रखा है, ए की जगह हमें दे रखा है -18, क्वेश्चन में बी की जगह दे रखा है 12 और सी की जगह दे रखा है -4। हमें एलएमएन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एलएमएन। तो चूंकि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबके बट्टे में चाहिए होते हैं, तो ये निकालना पड़ेगा। -18 का वर्ग, 12 का वर्ग, -4 का वर्ग। 18 का वर्ग 324, 12 का वर्ग 144, 4 का वर्ग 16। इन सबको जोड़ दो तो यह हो जाएगा 484। 484 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 22। अतः दिक कोसाइन ठीक है, दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे बच्चों, दिक कोसाइन आपका हो जाएगा एल जो होता है वो होता है ए के बट्टे में √A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारे पास है -18 और यह है 22, काटो, 2 9 18, 2 1 कम 2 1 कम। एम बी के बट्टे में ये चीज़ आ जाती है, बी हमारा है 12, बट्टे में है 22, तो ये किससे कटेगा, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 1 कम 2 1 कम, 6 बट्टे कह रहा है। एन क्या होता है, सी के बट्टे में √A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सी हमारा कितना बच्चों, -4, बट्टे में 22, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 कम। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चौथा क्वेश्चन है, इन बिंदुओं को हमें संग्रह दिखाना है। इन बिंदुओं को हमें संग्रह दिखाना है। भैया ये क्वेश्चन का क्लास 10th लेवल का है, क्वेश्चन 10th लेवल का है, ये 12वीं का क्वेश्चन तो है ही नहीं। संग्रह दिखाना है आपको इनको, तो संग्रह कैसे दिखाएंगे, देखो बच्चों, आपके सपोज करो ये एक लाइन में ले रहे 3 बिंदु, संग्रह का मतलब होता है एक ही रेखा पर ये संग्रह दिखाना है ना हमें। तो देखो हमें क्या निकालना है, ए बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहने का मतलब होता है जो बड़ा दूरी आएगा वो छोटे दूरी के योगफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए हमें दे रखा है कितना क्वेश्चन में, 2 3 4। बी हमें दे रखा है कितना, -1 -2 +1, और सी में दे रखा है 5 8 7।
क्वेश्चन नंबर 4 संरेख दिखाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। चूँकि ए बी फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, बस 3 डायमेंशन है तो क्या होता है x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो। ये इजी टेक्निक है, ठीक है, इसीलिए इसको बता रहा हूँ। बाकी दूसरा रेशियो है ना, दिक अनुपात निकाल के भी हम कर सकते हैं, तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, ये आसान पड़ता है। तो x2 माइनस x1 ये x2 और ये x1 हो जाएगा -1 माइनस के 2 -2 -3 का वर्ग 1 -4 का वर्ग, -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग 9, 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, -3 का वर्ग 9, तो ये कितना जाएगा 18 और 25 43 अंडर रूट के 43। ए बी अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 इसमें लगा लें y2 माइनस के y1 8 माइनस माइनस प्लस z2 माइनस के z1 5 और 6 6 का वर्ग 36 10 का वर्ग 100 6 का वर्ग 36 36 36 72 172। ठीक है, 172 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 43। 4 गुणा 43 करोगे तो 172 आता है, 4 का वर्गमूल 2, 43 अंडर रूट के अंदर रहेगा। 43 क्या है अभाज्य संख्या। अब आप सी ए निकालिए, ये सी है, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो 5 माइनस 2 का वर्ग 8 माइनस 3 का वर्ग 7 माइनस 4 का वर्ग, तो यहाँ से 3 आएगा, 3 का वर्ग 9, 5 में से 3 घटाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, यहाँ से 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, तो ये आ जाएगा 43। अब मैंने बोला था कि छोटे अगर दोनों को जोड़ने पे तीसरे वाले के योगफल के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है संरेख होता है। देखो लिख देंगे समीकरण 1 2 और 3 से 2 अंडर रूट 43 किसके बराबर है अंडर रूट 43 प्लस अंडर रूट 43 है कि नहीं। अंडर रूट 43 किसका मान है ए बी का मान है और सी ए का मान भी क्या है अंडर रूट 43 और ये किसके बराबर आ रहा है बी सी के बराबर आ रहा है। तो छोटे बीच की दूरी का योगफल बड़े वाले बीच की दूरी के योगफल के बराबर आ रहा है, अतः यह संरेख है। इस तरीके से करना है आपको। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन था, बस वहाँ पर 2 डायमेंशन में था, यहाँ पे बस 3 डायमेंशन में है, ये फर्क है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5वां क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1। कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष इतने 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 हैं। अब सबके दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं भाई साहब, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, सो देखो बेटा, सबसे पहले त्रिभुज है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। पॉइंट क्या दे रखा है पहले वाले का 3 5 -4, बी का आपको दे रखा है कितना -1 1 2 और फिर है -5 -2। इसका निकालने के लिए बोला है दिक् कोसाइन, फिर इसका निकालना है दिक् कोसाइन, फिर इसका निकालना है दिक् कोसाइन। ठीक है, बड़ा हैवी काम पड़ जाएगा क्वेश्चन 5 में, कैलकुलेशन लंबी है। सबसे पहले हम ए बी की बात करेंगे। ठीक है, पहले वाले पार्ट में ए बी के दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे पहले, है ना। ए क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1, इसको x1 y1 किसी को भी मान सकते हो, x2 y2 उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा x2, ये मेरा x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4। बी
y2 माइनस के y1, ये भी 4, z2, अरे यार फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, y2 माइनस के y1, और यह था z2 माइनस के z1, z2 माइनस के 4, z12 माइनस के 6। तो ये ए बी सी आ गए। तो ए बी के लिए एल क्या होता है, ए के बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सब में ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वर्गमूल पहले अलग से निकाल लो। ए कितना आया था 4 का स्क्वायर, बी आया था हमारा 4, ये बी स्क्वायर, सी हमारा -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 16 32 और ये 36, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 38 बोल रहा हूँ, तो 17 चौके 68, ठीक है ना। 68 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 17, और इस ये बाहर आ जाएगा 2, 17 का जोड़ा नहीं बना है तो वो अंदर ये निकल गया। अतः एल क्या होता है, ए के पट्टे में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो ए हमारे पास कितना है 4 के बट्टे में कितना आ गया 2 √17, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बट्टे √17। फिर हमें निकालना है एम, ये होता है बी के बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हमारा कितना है, ये भी 4 है, बट्टे में फिर से वही है, तो ये भी आ जाएगा इतना। फिर हमें एन निकालना है, वो होता है सी के बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी हमारा कितना -6, बट्टे में 2 √17, 2 3 आंसर, ठीक है। आराम से हो गया। जैसे मैंने ए बी के लिए किया ना, वैसे ही आपको बी सी के लिए करना है, वैसे ही आपको ए सी के लिए करना है, हो जाएगा। डिक्टो ऐसे ही प्रोसीजर से चलना है, बी सी के लिए निकाल देना और सी के लिए भी कर देना। डिक्टो जैसे ऐसा हुआ ना, बिल्कुल सेम बी सी के लिए करोगे और वही फिर ए सी के लिए करोगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि इसको x1 y1 z1 मानो, किसी को भी मान दो, इसको मानो x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान दो, और इसी तरीके से कर दो, आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये छोटी सी प्रश्नावली 11.10 क्लास 12th मैथमेटिक्स आराम से हो गई। इसके जितना बेसिक्स इस प्रश्नावली को करने के लिए चाहिए था वो मैंने पहले उतना ही बताया, ज़्यादा नहीं बताया। आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली के हिसाब से, उतना चीज़ें सीखेंगे और हम वो करते रहेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।